गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, नागरिक शास्त्र में हम सभी पढ़ रहे थे लोकतंत्र और विविधता, जिसमें हम सभी ने अभी तक मैक्सिको ओलंपिक की कहानी के बारे में पढ़ा, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को समझा और विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव की स्थिति को जाना। आज हम सभी इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे और आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे सामाजिक विभाजनों की राजनीति के बारे में, परिणामों के दायरे के बारे में और 3 आयाम के बारे में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सामाजिक विभाजनों की राजनीति। बच्चों, सामाजिक विभाजन का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों, सामाजिक विभाजन का राजनीति पर बहुत व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रथम दृष्टया राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। यानी अगर हम देखें तो सामाजिक विभाजन और राजनीति का जो मेल है वह बहुत ही खतरनाक और भयावह है, क्योंकि लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। क्या होता है? राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है, यानी प्रत्येक दल अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है और इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीति विभाजन में बदल सकता है। यानी क्या हो सकता है कि अगर राजनीतिक दल जो हैं वे समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे, यानी विभाजनों पे राजनीति करने लगे, तो इससे क्या होगा? इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और स्थिति और भी खराब हो सकती है। और इससे क्या हो सकता है? ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है और ऐसा हमने कई देशों में देखा ही है। तो बच्चों, ये था सामाजिक विभाजनों की राजनीति। अब हम पढ़ेंगे परिणामों का दायरा। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों, उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का ही एक भाग है। किसका भाग है? उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का। यह क्षेत्र लंबे समय से हिंसा, जातीय वैमनस्य और राजनीतिक संघर्ष का शिकार रहा है। जैसे बच्चों, हमने कल आपको उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण बताया भी था। तो बच्चों, जो यह क्षेत्र है वह लंबे समय से हिंसा, जातीय वैमनस्य और राजनीतिक संघर्ष का शिकार रहा है, लेकिन यह इस धर्म के 2 प्रमुख पंथों में बुरी तरह विभाजित है। क्या है? धर्म के 2 प्रमुख पंथों में बहुत बुरी तरीके से बटा हुआ है। इस भाग की 53% जनसंख्या क्या है? प्रोटेस्टेंट है और 44% रोमन कैथोलिक है। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। कौन करता है? कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं और उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए। उनकी मांग क्या है? कि जो उत्तरी आयरलैंड है उसको आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला लिया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बाहुल है। और बच्चों, प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं। कौन करता है? यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है? एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि 53% जनसंख्या क्या है? प्रोटेस्टेंट है, जबकि 44% जनसंख्या रोमन कैथोलिक है। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? नेशनलिस्ट पार्टियां कर रही हैं और उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला लिया जाए, जो कि क्या है? कैथोलिक बाहुल है, यानी वहाँ पे कैथोलिकों की संख्या ज़्यादा है। जबकि प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में हैं। यानी वो किसके साथ रहना चाहती हैं? ग्रेट ब्रिटेन के साथ।
क्योंकि ब्रिटेन क्या है, मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। बच्चों, यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक संघर्ष में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ। क्या हुआ? शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की, यानी ये बात स्वीकार की कि हम हिंसक आंदोलन बंद कर देंगे। बच्चों, ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। यानी अगर सामाजिक विभाजन है तो राजनीति का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी उनका मेल नहीं होना चाहिए। उनकी यह धारणा है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी प्रकार का विभाजन ही ना हो। यानी सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यही है कि समाज में किसी प्रकार का विभाजन ना हो। यदि किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति ही नहीं होने देना चाहिए। बच्चों, किंतु इस संदर्भ में यह भी सत्य है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। यानी ऐसा नहीं है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति फूट ही पैदा करती हो। विश्व के ज़्यादातर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन पाया जाता है और ऐसे विभाजन राजनीतिक प्रतिकृति धारण करते ही हैं। बच्चों, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वादे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। ऐसा हम प्रायः देखा करते हैं। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और आवश्यकताओं को पूरी करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का भाग है। ज़्यादातर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है और इसके अंतर्गत एक समुदाय के लोग प्रायः किसी एक दल को दूसरे दल की तुलना में अधिक पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं, है ना बच्चों? कई देशों में ऐसे दल हैं जो मात्र एक ही समुदाय पर ध्यान देते हैं और उसी के हित में राजनीति करते हैं, पर इस सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती। तो बच्चों, ये था परिणामों का दायरा कि परिणामों का दायरा क्या है। अब बच्चों हम बात करेंगे 3 आयाम के बारे में। बच्चों समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। यानी सामाजिक विभाजन की जो राजनीति का परिणाम है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? 3 आयाम कहते हैं। पहला है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। किसकी भावना? अपने पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो वे दूसरों के साथ तालमेल नहीं बैठा सकते हैं। बच्चों, जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पे देखते रहेंगे तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं तब कोई समस्या नहीं होगी। यानी केवल जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर खुद को नहीं आंकना चाहिए, बल्कि देश के आधार पर खुद को आंकना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो कोई समस्या नहीं होगी। बच्चों, जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले हुए डच या जर्मन बोलते हों, और इसी नज़रिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। और अगर वे ऐसा नहीं सोचते तो उनके देश की भी स्थिति बहुत खराब होती। बच्चों, हमारे देश में भी अधिकतर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं। वे खुद को पहले क्या मानते हैं? भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा, समूह या धार्मिक सामाजिक समुदाय का सदस्य मानते हैं और इसी की वजह से जो स्थितियां हैं वो सामान्य हैं। अब बच्चों, दूसरा है किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। यानी भाई प्रत्येक समुदाय अपनी मांगों को उठाता है, लेकिन राजनीतिक दल उन समुदायों की मांगों को कैसे उठा रहा है।
संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। बच्चों, श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। यानी यदि ऐसा है कि कोई ऐसी मांग है जो कि दूसरे समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो ठीक है। जैसे श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए था, यानी उनकी मांग यही थी कि श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए है और तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। यानी ये मांग क्या थी? तमिल समुदाय के पहचान और हितों के खिलाफ थी। अब बच्चों, तीसरा है सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। यानी जो ये मांगे हैं इन पर सरकार क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। बच्चों, जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा कि अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं बनते हैं। जैसे बच्चों, हमने बेल्जियम में देखा कि वहाँ की स्थितियाँ किस तरीके से सामान्य हो गई, जबकि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। बच्चों, ताकत के दम पर एकता बनाए रखने का प्रयास प्रायः विभाजन की ओर ले जाता है और यह सफल नहीं होता है। तो बच्चों, ऐसे में किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर बल देने की बात को सदैव संकट मानकर नहीं चलना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं उन पर बल देने की बात सदैव संकट ही है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। और इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी ज़रूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। बच्चों, राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है और इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता और इसी स्थिति में क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और सभी चीज़ों को सहमति करने की इच्छा रखना इतना सरल विषय नहीं है। जो लोग स्वयं को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है और ऐसा संघर्ष प्रायः लोकतांत्रिक मार्ग का ही अवलंबन करता है। लोग शांतिपूर्ण संवैधानिक विधि से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। अनेक बार सामाजिक असमानताएं इतनी अधिक असमानता और अन्याय वाली होती हैं कि उनको स्वीकार करना असंभव है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के विरुद्ध होने वाला संघर्ष अनेक बार हिंसा के मार्ग को चुन लेता है और शासन के विरुद्ध उठ खड़ा होता है। और बच्चों, इतिहास तो इस बात का साक्षी है कि ऐसे अनेक त्रुटियों की पहचान और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे उत्तम और उत्कृष्ट तरीका है। तो बच्चों, आप लोगों ने ये पढ़ा, समझिए और इसी टॉपिक पर आपका अध्याय समाप्त होता है। बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि ये सारे लेसन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो तुरंत पूछिएगा। ठीक है बच्चों।